हम में से कई लोगों को मिस्ट्री पसंद है, खुद मुझे भी। मिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो हमको एक्साइट भी करती है और एक तरह का थ्रिल भी देती है और एक तरह का काइंड ऑफ हॉरर भी देती है। तो आज बात करते हैं एक ऐसी ही मिस्ट्री किलिंग की। तो कहानी शुरू होती है 1948 से। 1948 में एक कपल को एक वेल ड्रेस्ड आदमी रेत पर पड़ा हुआ दिखाई देता है और ये था एक बीच के किनारे। उसका देखने में हुलिया कुछ इस तरह था। एक शख्स वेल ड्रेस्ड, सूट बूट में, जूते पॉलिश किए हुए और बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड सा। लेकिन इन लोगों को लगता है कि शायद ये दारू पीकर पड़ा होगा, तो कोई उससे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता। हालांकि कई देर तक जब ये शख्स उठता नहीं है तो पुलिस को इत्तला की जाती है और अगले दिन सुबह सोमरटन बीच पर डेड बॉडी की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। 1949 की जांच रिपोर्ट के अनुसार सोमरटन मैन के जो रिमेनिंग्स है उसकी जांच करने वाले एक डॉक्टर ने उसकी मौत का टाइम बताया लगभग 2 बजे। ये जो शख्स था, इसकी हाइट थी 5 फुट 11 इंच। 40 से 50 साल के बीच में ये शख्स रहा होगा। लेकिन हैरानी की बात कि इसके पास ना तो कोई पैसा था अपनी पैंट शर्ट में उसके, ना उसके पास कोई पहचान के कागज़ थे, कोई आईडी कार्ड वगैरह कुछ नहीं। इनफैक्ट उसके कपड़े पर जो लगे सारे टैग थे वो किसी ने जानबूझकर हटा दिए थे या किसी ने काट कर फेंक दिए थे। उसकी जेब में सिगरेट थी, माचिस थी, च्युइंग गम का पैकेट था, एक यूज्ड बस टिकट था और एक अनयूज्ड ट्रेन का टिकट था। मेडिकल एक्सपर्ट मौत के कारण का पता लगाने में सब विफल रहे, लेकिन पूछताछ के दौरान गवाही देने वाले 3 मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा कि मौत नेचुरल नहीं थी, विच मीन्स ही वॉज मर्डर्ड। अब जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी वो इस शख्स के फिंगरप्रिंट भी लेती है, लेकिन उसको भी रिकॉर्ड मिलाने पर पता चलता है कि ये जो फिंगरप्रिंट है ये भी अज्ञात है। इसका भी पुलिस के रिकॉर्ड्स में कोई रिकॉर्ड नहीं। ये जो शख्स था, इसकी अखबारों में इसकी लाश की फ़ोटो भी डाली गई, लेकिन कोई भी यह पहचान नहीं पाया, ना ही ये कोई क्लेम करने आया कि ये आदमी उसके मिलने वाला है, उसका परिजन है, उसका रिश्तेदार है या उसका दोस्त है। अब इसी तरह से समय बीतता है, सामने कोई भी नहीं आता। लेकिन डेड बॉडी मिलने के 4 महीने बाद जब जासूस लोग जो है, डिटेक्टिव जो हैं, ये इस शख्स के कपड़ों की फिर से जांच करते हैं तो इसके पतलून के अंदर, इसके ट्राउज़र के अंदर, एक जेब के अंदर एक रुबैयत नाम की एक बड़ी ही रेयर किताब है। उसका एक लुढ़का हुआ, उसका एक अलग हुआ कागज़ का टुकड़ा मिलता है। कागज़ के टुकड़े पर फारसी लैंग्वेज में कुछ लिखा था जिसका मतलब ये था कि नाउ इट हैज़ एंडेड, अब ये ख़त्म हो चुका है। अब ये रुबैयत किताब जो है उसकी जो कटिंग है ये पुलिस के लिए थोड़ी और मिस्ट्री क्रिएट कर देती है, लेकिन पुलिस इसके बाद भी किसी कॉन्क्रीट एविडेंस पर पहुंच नहीं पाती। कॉन्क्रीट उनको पता नहीं चलता है कि एक्चुअल में ये केस जा कहाँ रहा है। तो काफ़ी टाइम बाद जब पुलिस को छानबीन करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता है, तो पुलिस इस लाश को प्रिजर्व करने के लिए इसके ऊपर लेप लगाती है, उसको एज ए मम्मी सेव करके रख लेती है अपने पास, ताकि इन फ्यूचर इसका कोई रिश्तेदार या इसका दोस्त आए तो सबसे पहले तो इसकी मौत का पता लगाने में कुछ आसानी हो सके और बाद में इसकी जो लाश है इसके परिजनों को सौंप दी जाए। अच्छा, इस बीच एक चीज़ और ये हुई थी कि ये जब शख्स मरा था इसके 1 महीने के बाद पुलिस को एडिलेड रेलवे स्टेशन पर, ये जो केस था एडिलेड का ही था, सोमरटन बीच एडिलेड में ही एग्जिस्ट करता है, तो इसकी मौत के 1 महीने के बाद पुलिस को एडिलेड रेलवे स्टेशन पर एक सूटकेस मिलता है जिसके बारे में माना गया कि ये उसी शख्स का था जो वहां पर मरा हुआ मिला था। इस सूटकेस के अंदर भी कई चीज थी, जैसे शेविंग ब्रश था, शू पॉलिश थी, एक चाकू था, एक कैंची थी, एक पेचकस था और कुछ कपड़े थे, जिनमें से कुछ कपड़ों को ढंग से देखने के बाद एक दर्जी इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि इस तरह के कपड़े जो हैं ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलावा और ज़्यादातर दूसरी जगहों पर नहीं चलते हैं। तो लोगों को अंदाज़ा लगा कि शायद ये जो शख्स है ये हो सकता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया हो। अब ये केस था 1948 का। तो जुलाई 1949 में एक लोकल आदमी आता है, वो एक रुबैयत नाम की एक जो बुक है उसकी कॉपी के साथ आता है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, जिसमें उसने सोमरटन मैन की मौत के समय उसने देखा था कि उसकी कार के पीछे पड़ी हुई बुक है। लेकिन जब ये केस काफ़ी पॉपुलर हो गया तब जाके इस शख्स को याद आया कि ये शायद वही बुक है जो सोमरटन मैन की जेब में जो कटिंग मिली थी उसमें जिसका टुकड़ा फंसा हुआ था, टुकड़ा जो उसकी जेब में रह गया था, ये वही बुक है। तो ये पुलिस को पास लेकर आता है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुलिस देखती है कि सेम जिस जगह से टुकड़ा गायब था
ये वही बुक थी जिसमें से टुकड़ा गायब था। और जब किताब को खंगाला जाता है तो उसमें देखते हैं कि हैंड रिटन कई कमेंट लिखे हुए हैं उसमें, और कई तरह के कोड्स लिखे हुए हैं, और एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। और जब पुलिस इस फ़ोन नंबर को मिलाती है तो वो ऑस्ट्रेलिया की एक औरत जो कि एक नर्स थी जिसका नाम था जेसी थॉमसन, उसका नंबर निकलता है। अब जेसिका थॉमसन को पुलिस बुलाती है और पुलिस के पास अब इसकी इंटरोगेशन शुरू होती है। अपने इंटरव्यू के दौरान वो बहुत टालम टोल करती है और इतना तक दावा किया जाता है कि जब ये जो लाश है, ये जो मम्मी है, इसको जब उस औरत के सामने लाया जाता है तो बेहोश हो जाती है। लेकिन बेहोश होने के बाद जब वो होश में आती है तब वो इस शख्स को फिर से जानने से इनकार कर देती है। हालांकि उसने कहा कि इसने ये जो किताब है अल्फ्रेड बॉक्सल नाम के एक शख्स को बेच दी थी। लेकिन निराशा की बात यह कि अल्फ्रेड बॉक्सन उस समय तक जीवित थे और उनके पास अभी भी रुबैयत की वो कॉपी थी जो जेसिका ने उसे बेची थी। तो जो कोड मिला और जो नंबर मिले वो भी किसी काम के नहीं रहे। अगले 70 साल तक कई लोगों ने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की, इस पहेली को हल करने की कोशिश की, लेकिन आज तक इसको कोई सुलझा नहीं पाया। कई लोग दावा करते हैं कि ये जो शख्स था सोमरटन मैन, ये एक रूसी जासूस था। तो क्रिप्टोग्राफी विशेषज्ञ जो हैं, जो क्रिप्टोग्राफी एक्सपर्ट हैं, उनके हिसाब से ये जो कोड था इसकी इस बुक में जो मिला था, ये किसी स्पेशल जो कोड है, स्पेशल मैसेज है, उसका गठन नहीं करता है। तो इन कोड की मदद से भी इस चीज़ पर नहीं पहुंचा जा सका कि आखिर ये शख्स था कौन और एक्चुअल में करता क्या था। जिस तरह से इसने कोड लिखे थे उस तरह से लोगों को लगा कि शायद ये कोई जासूस हो, ये कोई स्पाई हो जो कि या तो रशिया से आया हो या फिर इसके कपड़ों के हिसाब से ये शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया हो। एक और थ्योरी ये है कि सोमरटन मैन हो सकता है कि एक बेले डांसर था, क्योंकि जब इसकी पिंडलियों की, इसकी मांसपेशियों को जब स्टडी किया जाता है तो इसकी मांसपेशियां उसी तरह से विकसित थी जिस तरह से औरतों में विकसित होती है जब हील्स पहनने के बाद होती है। तो ये भी हो सकता है कि ये जो शख्स है ये पेशेवर बेले डांसर हो। अब तीसरी बात यह है कि जो जेसी थॉमसन थी, जिस औरत का इंटरव्यू लिया गया था, उसका जो बेटा था रॉबिन, उसके जो कान थे उसका साइज कुछ अजीब सा था और उसके दांत थे जो उसका साइज भी कुछ अजीब सा था। और ये जो कान और दांत का जो साइज था ये सेम उस शख्स से मेल खाता था जिसकी डेड बॉडी 70 साल पहले मिली थी सोमरटन बीच पर। 1946 में रॉबिन का जन्म हुआ था और ये भी ऑस्ट्रेलिया की एक बेले डांसिंग कंपनी में काम करता था। 2019 में एबीसी न्यूज़ में काम करने वाले एक जर्नलिस्ट ने अनुमान लगाया कि रॉबिन सोमरटन मैन का बेटा था और हो सकता है कि जेसी थॉमसन ने इसलिए उसको पहचानने से मना कर दिया क्योंकि शायद वो किसी और आदमी के साथ रिश्ते में रही होगी, क्योंकि वो अगर उसको पहचान लेती और उसके साथ इन एनी केस अगर वो अपनी रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर लेती तो हो सकता है कि जो शख्स उसका रियल में पति बनने वाला हो उसके साथ उसके रिश्ते खराब हो जाते और उसका फ्यूचर का एग्जिस्टेंस ही खराब हो जाता। तो इस वजह से जेसी थॉमसन ने हो सकता है कि इस शख्स को पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन 2007 में जेसी थॉमसन की मौत हो चुकी थी और रॉबिन की मौत 2009 में हो चुकी थी। तो इस कहानी को बीते हुए 70 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये कहानी एक मिस्ट्री बनी हुई है। कई लोग कहते हैं कि शायद ये एक रशियन स्पाई था, कई लोग कहते हैं कि शायद ये यूएसए का स्पाई था, और कई लोग अलग अलग थ्योरियाँ देते हैं। लेकिन 2007 में चूँकि जेसी थॉमसन की मौत हो गई, 2009 में रॉबिन की मौत हो गई, और जो शख्स था सोमरटन मैन वो आज भी मम्मी के रूप में बंद है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि किसी ने उन दोनों की लाशों का डीएनए टेस्ट नहीं किया। दैट कुड बी स्ट्रेंज। अब यहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम एगन, और ये रॉबिन की पोती थी और ये ऑस्ट्रेलिया छोड़कर अभी न्यूजीलैंड में रहती है। तो कहा जा रहा है कि शायद अब एगन का जो डीएनए है वो लिया जाएगा और उसको इस सोमरटन मैन के डीएनए से मैच किया जाएगा। इनकेस अगर ये डीएनए परफेक्ट मिलता है तो इससे ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाएगी कि जेसी थॉमसन और ये जो शख्स था सोमरटन मैन, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे, या हस्बैंड वाइफ ना कहें तो रिलेशनशिप में तो एटलीस्ट थे ही थे। लेकिन इस चीज़ से भी ये गुत्थी तो नहीं सुलझती ना कि उसका कत्ल किसने किया। हम सिर्फ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आज भी इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती कि एक्चुअल में इस शख्स का मर्डरर कौन था, इसका मर्डर क्यों हुआ, क्या मोटिव रहा होगा और इसका मोडस ऑपरेंडी क्या रहा होगा। तो ये थी वन ऑफ द मिस्ट्री जिसको आज तक क्रैक नहीं किया जा सका, लाइक जैक द रिपर। इन फ्यूचर वी विल श्योरली cover the Jack the Ripper's story. Thank you so much. Jai Hind.